सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। 70 साल के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर आटे की कीमत थी, यानी कि 10 किलो आटे का थैला था, वो 300 का था। पिछले 2.5 साल के अंदर वो थैला 700 का हो गया है। जो जान बचाने वाली अद्वियात मुख्तलिफ पेशेंट्स की, जो 1 महीने की दवा 1700 की मिलती थी, वो 7000 की हो गई है। यानी कि 70 साल के अंदर वो 1700 तक की रेट पहुँचे थे, लेकिन अब रेट जो है वो पहुँच गए 7000 रुपये तक। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और मुसलसल बहुत ज़्यादा है। तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, तनख्वाहें कम हैं, मईशत का बुरा हाल है। सरमायाकारी होगी नहीं होगी, कैसे होगी, नए तकाज़े क्या होते हैं, ये बड़ा चैलेंज है। फिर दूसरा मामला ये है कि फ़लस्तीन के अंदर सीज़ फायर हो गया। ये सीज़ फायर कब तक रहेगा? इजराइल हर चंद सालों के बाद बमबारी करता है। फ़लस्तीन उन चंद सालों के अंदर वो दुख, वो लाशें उठाते हैं, फिर इमारतें दोबारा बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, फिर इजराइल आता है, बमबारी करता है, तोड़ के चला जाता है। और मुस्लिम उम्मा जो है, वो जो रहनुमा हैं, वो कश्मकश में रहते हैं। आवाम जो है मुसलमानों की, वो हर जुम्मे की नमाज के बाद, क्या इतवार की नमाज के बाद भी जो है ना, वो मुसलसल मुजाहरे कर रही है, बल्कि और ममालिक भी इसमें शामिल हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है। लेकिन इजराइल बाज नहीं आता। इसको बाज आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुस्लिम उम्मा को कोई रोल प्ले करना है? कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्या ऐसा मुमकिन होगा कोई सरबराहान मुमलिकत की कॉन्फ्रेंस हो, पाकिस्तान बुलाए, पाकिस्तान बुला लेगा? कोई मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के जो अफवाज हैं, उनके सरबराहान की कोई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो जाए, कोई स्ट्रेटजी बनाए, कोई दबाव डालें सारे मिलकर अमेरिका के ऊपर कि वो वीटो ना करे, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कोई करारदाद ऐसी पास हो जाए जिस पर पाबंद किया जाए, या पीस कीपिंग फोर्सेज जो हैं वो फ़लस्तीन के अंदर चली जाएँ और जाके रोकें। ऐसा कुछ होगा, या बस हर 4 साल के बाद ये होता रहेगा? और सऊदी अरब सारे गेम में कहाँ है? हम सऊदी अरब के करीब है, वो हमारे करीब है, लेकिन वो फ़लस्तीनियों के करीब है नहीं है। ये सारे गेम के ऊपर बात करें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर तय है, अगर आपकी मईशत मजबूत है, अगर आपका मुल्क उसके अंदर सरमायाकारी बहुत ठीक ठाक हो रही है, और आपकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, चीज़ें आपकी बेहतर हैं, तो लोग आपकी सुनते हैं। नहीं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक हो, कश्मीर में भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो, लोग सुनते नहीं हैं, ममालिक सुनते नहीं। वो कहते हैं भाई ट्रेड इनके साथ करना है, मामला इनके साथ करना है, क्या सुने पाकिस्तान की? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई ज़रूर है, इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं, लेकिन मईशत की बहाली बहुत बड़ा मसला है, सरमायाकारी बहुत बड़ा मसला है, गैर मुल्की सरमायाकारी बहुत बड़ा मसला है, सनतों का लगना, रोज़गार मिलना, ये बहुत बड़ा मसला है। 2.5 साल गुजर गए, बाकी 2.5 साल बाकी हैं। मेरा मौजू, मैं बात का आगाज़ यहीं से कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को खड़ा कैसे किया जाए। बहुत अच्छे इंडिकेशंस पिछले चंद माह में मिले हैं। कोविड के अंदर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बड़ी है, 2.5 बिलियन पाकिस्तान ने दिसंबर 2020 के अंदर किया है, फिर मार्च के अंदर 3.5 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी वाला सिनेरियो नहीं है जो बांग्लादेश में नज़र आता है हमें, जो थाईलैंड में नज़र आता है हमें, और किसी हद तक इंडिया में नज़र आता है। पाकिस्तान में वो नहीं है। पाकिस्तान में वो कैसे क्रिएट होगा? मेरे साथ बहुत अहम शख्स मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। उमर गुमन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम फैसल, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। उमर गुमन साहब नहायत ही परफॉर्मेंस देने वाली शख्सियत हैं। पाकिस्तान के लिए इनकी ज़बरदस्त खिदमात हैं। मुशर्रफ दौर के अंदर फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी रहे हैं, सरमायाकारी बहुत लेकर आए। इन्हें नए तकाजे मालूम है, अमरीकी हो गए, अमरीकी पाकिस्तानी है, एक कंपनी के अंदर काम करते हैं जो सरमायाकारी से मुतालिक चीज़ों को बहुत देखती है, सारी दुनिया के अंदर करती है। उमर भाई, आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आपने पहले भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया था। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है पुराना जिसके अंदर फिगर लिखी हुई है कि 13.12 बिलियन डॉलर की आपने 4 सालों के अंदर पाकिस्तान में सरमायाकारी करवाई थी। पहले तो ये बताइए कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है कि आपने 13.12 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में 4 साल जो आप मुशर्रफ साहब के साथ काम कर रहे थे, आपने पाकिस्तान में सरमायाकारी करवाई थी? जी बेशक, ये बात सही है फैसल। अच्छा। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। मैं वॉटन स्कूल ऑफ बिज़नेस का पढ़ा हुआ हूँ, जहाँ पर सिखाया ये जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस किस तरह इकॉनमी के अंदर होती हैं। और पाकिस्तान के अंदर मेन चीज़ें जो थी, आज भी आप देख रहे हैं सन टोरस इस्लामाबाद के अंदर जितने पैकेजेस मॉल हो गए, एम्पोरियम मॉल हो गए,
ये टेलेनॉर हो गया, ये सारे के सारे उसी ज़माने के अंदर आए थे। आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमने एतिसलात को PTCL के 26% स्टॉक शेयर बेचे थे। आज उस वक़्त $950 मिलियन हफीज़ शेख साहब सपोर्ट कर रहे थे चाइना मोबाइल को, और सिंगटेल को अवैस लगारी साहब सपोर्ट कर रहे थे। तो मेरे से दुबई गवर्नमेंट ने पूछा कि आप कुछ पैसे ले लें और आप हमें ये सस्ते दामों बेच दें, बिकॉज हमें पता है वो तो बहुत सस्ती कीमतें दे रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, वैल्यूएशन प्राइम मिनिस्टर ने कराई है उस वक़्त के, जो कि खुद चोर था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो वैल्यूएशन थी 2.2 बिलियन की। तो मैंने कहा 2.3 से ऊपर की आप हमें बिड देंगे तो तभी होगा काम। सो अल्लाह का करना क्या हुआ, बड़े शफाफ तरीके से पहली दफ़ा ज़िंदगी के अंदर मैरियट होटल के अंदर हमने मार्की बुक कराई। उसके अंदर हमने एक प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस शुरू कराया। उसमें शौकत अजीज़ साहब को बुलाया, उन्हीं को कहा कि जनाब इसमें से पर्ची निकालें आप। हाँ, बड़े हैरान होंगे कि पर्ची निकाल के वो अभी भी हम श्योर वीडियो किसी ना किसी जगह होगी। तो वो जब एतिसलात की बारी आई तो वो रुक गए, तो वो रुके और उन्होंने पढ़ी पर्ची, और फिर उसके बाद उन्होंने देखा तो लोगों ने कहा बताएं आप, हामिद मीर साहब भी उधर बैठे हुए थे। तो वो $2.37 बिलियन की उन्होंने ऑफ़र दी। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि अगले साल डेढ़ में जो मैं मिनिस्टर रहा, मैंने उनसे $1.67 बिलियन रिकवर किया, उन्होंने हमें पेमेंट्स की। लेकिन जो ही परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई, उसके बाद कोई पेमेंट आज दिन तक नहीं आई। मैं तो सवाल वो पेमेंट अभी तक रुकी हुई है शरीफ साहब से। नहीं, वो पेमेंट रुकी हुई है। हाँ जी, कोई 700-750 जी $750 मिलियन रुकी हुई है, $800 मिलियन रुकी हुई है। ये जो इकोनॉमिक हिटमैन आते हैं पाकिस्तान, चाहे मेरे अमेरिका मुल्क से आते हैं, चाहे यूरोप से आते हैं, IMF के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वर्ल्ड बैंक के होते हैं, उनका काम पाकिस्तान की खिदमत करना नहीं होता। मैं एक MNA था, साबित हो गया कई दफा इलाके में जी वो अनफॉर्चुनेटली वो अभी आज दिन तक वो नहीं मिला, और अभी मिलना भी नहीं है इस तरह। अगर ये बार बार ऐसे लोग लाएंगे जो पैसिव होंगे। इमरान खान साहब की एक अच्छा उमर भाई ये बताएं, ईमानदार हैं, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, लेकिन मैं उस ईमानदारी का करूं क्या कि 30, मैंने आपको शुरू में बताया 30 रुपए किलो का सिनेरियो, 300 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला था जो 700 का हो गया है। मैं उस मोहब्बत का, ईमानदारी का क्या करूं जो 50 रुपए किलो चीनी थी, इनकी हुकूमत में 100 रुपए किलो चीनी हो गई है, मुर्गी 500 रुपए किलो मिल रही है। मैं इस मोहब्बत का, ईमानदारी का मैं करूं क्या? मेरा तो किचन नहीं चल रहा ना, तनख्वाह मेरी बढ़ नहीं रही। आप फिर वो ईमानदारी की बात करते हैं, हमारे दिल के अंदर सुआ खोप देते हैं पूरे पाकिस्तानियों के। असल में सर प्रोफेशनल्स की टीम चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है, इमरान खान साहब ईमानदार हैं, अच्छे आदमी हैं, हमें शुबा नहीं है, वो शफाफियत के लिए साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपसे सिर्फ सवाल यह है कि कौन से नए आउट ऑफ द बॉक्स फार्मूले हैं जिसके थ्रू पाकिस्तान में सरमायाकारी आए? इमरान खान साहब क्या करेंगे सरमायाकारी आए? सारी दुनिया के अंदर सरमायाकारी है। बांग्लादेश का हाल देखें, थाईलैंड का हाल देखें, ये हमसे लोन लेते थे, हम इन्हें कर्ज देते थे, हम इनकी इमदाद करते थे। इंडिया का हाल देखें, हम तो पता नहीं कहां चले गए। नए आउट ऑफ द बॉक्स फार्मूले आपके पास क्या है पाकिस्तान के लिए? देखिए जी, सबसे सिंपल फार्मूला ये है, आपके सामने TLP ने मुजाहरे की, यहाँ पर इनको बैन कर दिया गया। ये कहते रहे कि जी राज़िक अल्लाह सुब्हाना ताला है, राज़िक अल्लाह सुब्हाना ताला है। PM साहब ने वो जो बात की कि जी EU जो उनसे है वो हमें बंद कर देगा, EU ने एग्जैक्टली वही किया जो PM साहब ने कहा। 813 आउट ऑफ 816 लोग जो उनसे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कहा कि जी हम आप हमारा सफ़ीर की तो आप बात की बात है, ये आप TLP को ही ना बैन किया तो हम आपकी इंपोर्ट बंद कर देंगे। हमने उसी दिन हमने US सेनेट के अंदर हमने एक लेजिस्लेशन पेश की जिसके अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्रिस वैन हॉलैंड जो सेनेटर है फ्रॉम मैरीलैंड, उसने एक उसी दिन करारदाद पेश की कि पाकिस्तान और US के दरमियान जितनी ट्रेड होगी टेक्सटाइल में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, वो सारी की सारी हम ज़ीरो रेटेड कर देंगे। नाउ 32% वो इंपोर्ट ड्यूटी है, प्लस 10% चाइना के ऊपर और ड्यूटी लगी हुई है। सो 42% के ऊपर जब तक B2B नहीं काम होएगा, ये G2G के काम नहीं है। अच्छा। ये बिजनेस टू बिजनेस, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक काम था कि लोगों को आपस में मिलाना। हमें वेंडरबिल्ट्स चाहिए पाकिस्तान में, हमें रॉकफेलर्स चाहिए, हमें ऑसबॉर्न्स चाहिए, जो पाकिस्तानी हो, जो पाकिस्तान के साथ प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो। पहले तो उनको तलाश करें ना।
उनकी मदद की जाए। वो 2, 4, 5, 10 मिलियन डॉलर की हलाल का रिस्क जिन्होंने कमाया हुआ है, देखिए हराम के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आज भी जंग हलाल और हराम के ऊपर है पाकिस्तान के अंदर। देखिए नवाज शरीफ किस तरीके से सारी दुनिया में दंदनाता फिरता है। देखिए जरदारी जोन साहब किस तरीके से पूरी दुनिया, अमेरिका के अंदर हर बंदे को पता है, और बल्कि उन्होंने पिछले दिनों कोशिश की बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करीब होने की थ्रू सर्टन पीपल इन वाशिंगटन और वर्जीनिया, में नाम नहीं लेता अभी, लेकिन आप यकीन करेंगे कि उसको हमने ब्लॉक किया। वी ब्लॉक्ड हिम। और मैंने उस बंदे को कहा जो कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल था, पाकिस्तानी अमेरिकन है फैसलाबाद से, उसको मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम अमेरिका में रहते हो, तुम मुझे बताओ कि किस तरीके से तुम ये बंदा जो उनसे है इसको तुम सपोर्ट कर सकते हो। सिर्फ एक एम्बेसडर लाज लग गए हो तुम इस बंदे के जमाने के अंदर। बस क्या तुमने पाकिस्तान का सौदा नहीं किया? तुमने पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल नहीं डाला? ये असल में बात ये है कि वो जो पैशन है ना, ये जो एक आग जो सुलग रही है पेट के अंदर, जब तक ये पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं इस्तेमाल होएगी तब तक कोई काम नहीं हो सकता। कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, फैसले होने चाहिए, मेरिट पे फैसले, मेरिट पर फैसले होने चाहिए। और इन्फ्लेशन जो आपने की, मैं उस तरफ आता हूं। सिर्फ और सिर्फ एक, हाँ बताएं 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 बताएं। इन्फ्लेशन का सिर्फ और सिर्फ एक, फैसल भाई एक बात सुन लें, इन्फ्लेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप जिम्मेदार है। वो एक खलाई फौज समझ लें आप, वो एक इकोनॉमिक हिटमैन की टीम है, ठीक है ना। अल्लाह पाक ने नाउजुबिल्लाह ये नवाज शरीफ साहब को तो बहुत सारे इकोनॉमिक हिटमैन अपनी पार्टी के अंदर ही माशाल्लाह मौजूद हैं उनके, लेकिन जब ये पीपल्स पार्टी आई उसको इकोनॉमिक हिटमैन बाहर से आए। आज भी देख लें वही लोग हैं। लेकिन सर अभी तो आपने तारीफ की इमरान खान साहब की, पूरी कौम इमरान खान साहब की तारीफ करती है, पाकिस्तान से बाहर भी उनकी तारीफ होती है। अब भी लोग उनसे ख्वाहिश रखते हैं कि चीजें होंगी। वो खुद भी कह रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। लेकिन गुजारिश ये है कि जो बेसिक चीजें हैं ना, आटा, वो 70 साल में उस जो पहुंचा है 10 किलो का थैला, वो 300 का था। इनके 2.5 साल के अंदर वो 700 का हो गया, 850 का भी था, 700 का है। पॉइंट ये है कि ये डिलीवरी का मसला है। और मैं समझता हूं कि जब तक अच्छी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं होगी, प्राइवेटाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं होगी, पाकिस्तान में कारखाने नहीं लगेंगे, काम, ये चीज ठीक नहीं होगी। अच्छा, मुझे 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 ये सिर्फ ये बताइएगा कि क्या आपके नॉलेज में है कौन कौन से मुमालिक पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं और वो किन किन शोबों में करना चाहते हैं? देखिए जी, सबसे पहले मेरे पास पीएम साहब की मेरी पहली मुलाकात हुई जुलाई के अंदर 2019 के अंदर इन वाशिंगटन। उन्होंने कहा कि उमर ये आप मेहरबानी करें, ये रूजवेल्ट होटल जो है इसको आप बेचने की कोशिश करें। उनके साथ हफीज शेख साहब बैठे हुए थे, साथ जुल्फी बुखारी साहब बैठे हुए। इमरान खान साहब ने आपसे कहा कि रोजवेल्ट होटल बेचने के लिए काम शुरू करें, जुलाई 19 में काम शुरू करें। अच्छा, रोजवेल्ट होटल इमरान खान साहब चाहते हैं बेच दो? नहीं, वो पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचरशिप थी ना। अच्छा। जॉइंट वेंचरशिप हम क्रिएट कर रहे थे। अच्छा। रोजवेल्ट होटल जो है वो जब भी वो आता है वो एक लॉस मेकिंग अदारा है, ठीक है ना। वो यूनियनाइज्ड न्यूयॉर्क लॉस मेकिंग अदारा है पाकिस्तान का, जिसको किसी सूरत में भी लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो साल के कमाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं उसके बारे में सोचता। वाहिद बंदा इमरान खान आया, उसने कहा कितने का बेचोगे उमर? मैंने कहा आप बताएं कितने का। उधर साथ हफीज शेख बैठा था, उसने कहा जी 350 मिलियन का बिकेगा। आप यकीन करेंगे मैंने $2.25 बिलियन की ऑफर नवंबर, पूरा 2.25 बिलियन डॉलर का पूरा बेच रहे हैं या कुछ 75% शेयर बेच रहे हैं? 55%? नहीं, वो जो जी 75 उनकी बेच तो रहा ही नहीं था। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट होना था PIA का, और वो जो फॉरेन इन्वेस्टर जा रहे थे जिसने अमेरिका के अंदर वो इन्वेस्ट करा था, उन्होंने शेयर्स बेचने थे, और उन्होंने अगलों ने तोड़ के, क्योंकि इसके ऊपर एयर राइट्स हैं। देखिए जुल्फी बुखारी साहब को बेचारे वो नए थे, उनको पता ही नहीं था कि इसके एयर राइट्स भी होते हैं कोई। अब एयर राइट्स को मैं आपको जरा समझाता हूं। एयर राइट्स बड़े कीमती होते हैं सर, एयर राइट्स बड़े कीमती होते हैं। जी जी, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट तरीन बिल्डिंग रोजवेल्ट होटल को डिमोलिश करके बांध सकती है इस वक्त। अच्छा। दुनिया की सबसे टॉलेस्ट ऐसी प्लेस है, एयर राइट्स की वजह से है। हाँ। ऐसी प्लेस है वो पूरे 2 स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। आप सोचें कि 2019 के बाद मुझे कहा गया कि तुम जाली हो, तुम जाली हो, तुम जाली हो, तुम जाली हो। यही प्रॉब्लम है इस पाकिस्तान के अंदर
कि जो बंदा इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है उसको नंबर 1 कहते हैं जाली है, जाली है। वो एहतसालात को भी यही कहते थे कि ये नहीं पैसे देंगे, उन्होंने दिए। उसके बाद जो मांगने गया, इसहाक डार गया, बाकी लोग गए, उन्होंने कहा भाईजान पहले तो आप बताएं ना ये अजमेरी टावर्स आपने कहाँ से ये हुआ क्या? फिर अपडेट तो बताएं ना सर। उमर भाई क्या हुआ? जुलाई में आपकी बात हुई 2019 में, आपने 2.25 बिलियन डॉलर की वो दी। ये पाकिस्तान की एक एसेट है, पाकिस्तान का बहुत कीमती एसेट है जिसका बात जिक्र कर रहे हैं। मैं उमर भाई जरा नाजरीन को कनेक्ट कर दूं कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये बहुत ही कीमती एक असासा है, PIA की मिल्कियत है, रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के अंदर है, अहम प्रॉपर्टी है। इसकी लोकेशन ईस्ट 45 स्ट्रीट न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। कहा जाता है कि ये चंद कीमती तरीन न्यूयॉर्क की बिल्डिंगों के अंदर है और इमरान खान ने जुलाई 2019 में उमर गुमन साहब से कहा न्यूयॉर्क के अंदर कि इस बिल्डिंग को बेचना है, ये हमारे लिए एक हाथी है, हम खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, चला नहीं पा रहे। तो ये उमर गुमन इस वक्त बता रहे हैं कि 2.25 बिलियन डॉलर 5% शेयर देने की बात की और इस कंपनी से बात हो रही है वो आगे बढ़ रही है। 2.25 बिलियन डॉलर का 75% शेयर देने के बाद अब उमर भाई आगे बताएं। 99 साल की लीज थी जनाब, उन्होंने नई बिल्डिंग बनानी थी, कम से कम 5 से 10 साल लगने थे नई बिल्डिंग बनाने के अंदर। उन्होंने हमें अपफ्रंट पैसे दे देने थे और उसके बाद उन्होंने नई बिल्डिंग बनाने के बाद यूनाइटेड नेशंस के लिए जितने डेलीगेशन जाने थे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जितने लोग जाने थे वहां पर मुफ्त रहने थे और फिर 25% मजीद देने थे। और उसके अलावा नहीं, ये 6 कह रहे हैं आप, ये आगे बढ़ा नहीं है मामला, ये यहीं रुक गया। इमरान खान साहब आगे बढ़ा जी बिकॉज हफीज शेख ने कहा जी कि ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ। हफीज शेख ने जाके वहां पर अमेरिका के अंदर उन लोगों के साथ मिलने की कोशिश की। मेरे CEO ने कहा पाकिस्तान गवर्नमेंट को सू करो, ये मिनिस्टर फाइनेंस को सू करो क्योंकि इसने एयर मार्शल मलिक को लेकर आया अमेरिका। हमारा ख्याल था एयर मार्शल मलिक बीच में मुलव्वस है, एयर मार्शल मुलव्वस बिल्कुल नहीं था। मैंने PM साहब को शिकायत लगाई, उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट बुलाई जिसके अंदर जुल्फी बुखारी को उन्होंने कहा कि ये यंग है। मैंने कहा कि जी आपको यंग बंदा दें जो इस चीज को स्पीयरहेड कर सके। अच्छा, जुल्फी बुखारी साहब को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा ले लिया। जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर एक $2.5 बिलियन का स्कैंडल बन गया, हालांकि बेचारे का ताल्लुक ही कोई नहीं था। अच्छा, अब स्टेटस क्या है इस मामले का? ये बिक सकता है, बेच रहे हैं या क्या मामला है? अपडेट इस वक्त का स्टेटस क्या है? देखें जी, प्रॉपर्टी, मुझे कल मेरा एक दोस्त है यहाँ पर इस्लामाबाद में, उसने एक बात की, उसने कहा उमर मैंने प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा हमेशा प्रॉपर्टी ने ऊपर जाना है। हमने भी पाकिस्तान की हुकूमत में, मैंने ये 2005 में मोर्टिमर बी ज़करमैन जो कि बॉस्टन प्रॉपर्टीज़ का मालिक है जिसकी 46 बिल्डिंग्स हैं न्यूयॉर्क सिटी में, उससे 1.5 बिलियन डॉलर की यही डील की थी। अब वो 1.5 बिलियन डॉलर की अगर 2006 में हुई थी तो आज आप सोचें 2021 के अंदर क्या हमें इसको 1.5 बिलियन का या 2.25 बिलियन, मेरी ऑफर 2.25 बिलियन नहीं थी, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, मेरी 2.25 बिलियन प्लस ऑफर थी, ठीक है ना? वो उससे ऊपर जानी थी। तो अभी स्टेटस क्या है? अभी हमारे पास ये ऑफर है, हम हुकूमत पाकिस्तान इस पे आगे बढ़ रही है, कोई विजिट होने वाला है, कोई डेलीगेशन जाने वाला है। अब सुमरो साहब जो हैं वो इसके अंदर एक्टिव हैं, उनके पास वजारत है आजकल। वजीर आजम साहब मुझे खाली शॉर्ट बता दें कि हाँ ऐसा कुछ मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं मूव हो रहा, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो जो सी है वो आपने जो सा रेकोडेक का काम किया था 1990। उमर भाई मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मैं चाह ये रहा था कि एक आउट ऑफ द बॉक्स वाला फार्मूला हो। आपने बातें बहुत जबरदस्त की और आप एक टची किस्म का माहौल लेकर आ गए पाकिस्तानी के लिए। वो असल में रूजवेल्ट होटल की जब बात सुनते हैं तो हम समझते हैं कमीशन जा रहा है, किक बैक जा रहा है, कोई पैसा खा रहा है, ये पाकिस्तान की मिल्कियत है। इस मसले को कैसे हल करेंगे? आज इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मैं आपसे इस मौजू में बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत उमर गुमन साहब। अब एक मामला यह है कि फ़लस्तीन हम इसको ले कैसे रहे हैं? एक टाइम था कराची यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फ़लस्तीनी, सिंध यूनिवर्सिटी बहुत सारे फ़लस्तीनी पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, अब नहीं आते। मेरा ख्याल ये है कि एक सहाफ़ी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उर्दू में ये बात करते हैं, फ़लस्तीनी हैं, जलाल अल्फ्रा। अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब। जलाल साहब से वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं आप। पाकिस्तान के किस शहर, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? या मैं आवाज आपकी नहीं आ रही है मुझे, आवाज कट रही है। जी कहिए। एक जी जलाल साहब, अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है, कट कर आ रही है लेकिन आ रही है। पहले बिल्कुल ठीक आ रही थी। मैं जी अभी आवाज अब सही बिल्कुल ठीक है ना मेरे ख्याल में? हाँ बिल्कुल ठीक आ रही। मैं सिंध यूनिवर्सिटी हैदराबाद से पास आउट हुआ हूँ। हाँ। 1998 में IR डिपार्टमेंट से की। IR डिपार्टमेंट सिंध यूनिवर्सिटी हैदराबाद जामशुरू से पढ़े हैं आप। अच्छा, अब आप जो चीज़ें देखते हैं इस सारे मामले में, जो फ़लस्तीन के ऊपर मजालिम इजराइल ढा रहा है, दुनिया किस तरह से चल रही है, मुस्लिम ममालिक किस तरह चल रहा है, और मुस्लिम ममालिक में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनका किरदार आप समझते हैं कि बहुत ऑनेस्ट है, वो वाकई फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, आपको कौन से ऐसे ममालिक या कौन से ऐसे लीडर नजर आते हैं? देखिए, मैं तकसीम पहले फ़लस्तीन सालिम, इसके बाद बयान। जलाल आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, मेरे ख्याल है माइक आप उसको यूं कर रहे हैं, आवाज ठीक नहीं आ रही। सर मैं अभी एक मिनट, अभी आप मुझे बताएं, आ रही है अभी? अब बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है, दोबारा से जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, आपने फ़लस्तीन अभी आवाज आ रही है? स्काइप पर हैं तो नेटवर्किंग का थोड़ा सा मसला है, फ़लस्तीन में हैं वहाँ से आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम कोशिश करते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो जाए और जलाल साहब से हम बात करेंगे बेसिकली वहाँ ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है और मुस्लिम उम्मा से जो तवक्कुआत हैं, लीडर से जो तवक्कुआत हैं, वो क्या पूरी हो रही हैं या नहीं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़यामत तक पाकिस्तान को एक लाइन दे दी है इजराइल से मुताल्लिक, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं हो सकता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इजराइल बनाकर मुस्लिम उम्मा के पीछे खंजर खोपा गया है, ये एक नाजायज़ रियासत है और पाकिस्तान इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा, कभी तस्लीम नहीं करेगा पाकिस्तान इसे। तो ये जो डिबेट शुरू होती है, चंद पंडित गुफ्तगू करते हैं, उसने कर लिया है, यूएई ने कर लिया है, तो क्या हर्ज है, वो भी कर रहा है, ओमान भी कर रहा है, क्यों नहीं पाकिस्तान भी कर ले। पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ अलग रवैये से खड़ा रहेगा, शायद कोई और मुल्क इस तरह नहीं खड़ा रह सकता। मैं ब्रेक से पहले बात करने की कोशिश कर रहा था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था। जलाल, आपको आवाज़ आ रही है? फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं जलाल अल का नाम है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, मेरा ख्याल इस वक्त फिर आ रहा है। जलाल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पाकिस्तान के अंदर सिंध यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद में जामशुरू के अंदर इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर 1998 के अंदर मास्टर्स किया। ये फ़लस्तीन और पाकिस्तान के मामलात को, इस वक्त जो सारी सूरत आ है उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जलाल, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है जलाल, ये बताएं कि इस वक्त का जो सिनेरियो है, जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर सूरत हाल है, मुस्लिम उम्मा जिस तरह से बात कर रही है, सारी दुनिया जिस तरह से बात कर रही है, आपको कौन सा एंगल बेहतर लग रहा है, कौन सा लीडर ऐसा लग रहा है जो इस वक्त लीड करे और सारी दुनिया को समझाए, बताए और फ़लस्तीन के मसले को समझाए? देखिए, सबसे पहले बात तो फ़लस्तीन का जो हालात है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बेस्ट आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। देखिए, फ़लस्तीन का जो हालात है वो सारा दुनिया के सामने है। जो इसराइल के जुल्म और बर्बरियत, सफाकियत का इंतहा हुआ है, वो तो सबके सामने दुनिया देख रही है, सारा इंटरनेशनल मीडिया में। बाकी आपने जो सवाल किया है कि मुसलमान ममालिक और कौन सा मुसलमान ममालिक है जो जिनसे हमें उम्मीद वाबस्ता है या जो जिनसे हमें उम्मीद है, टू बी फ्रैंकली आप अल्फाज कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी आवाम भी मेरी आज अल्फाज सुन ले, और ख़ास तौर पे जनाब इमरान खान साहब और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। अच्छा, मैं इनके नाम से एक पैगाम देना चाहता हूँ। जरूर दीजिए। वो ये है, देखिए,
हम जो फलस्तीनी हैं और मस्जिद अल अक्सा, आखिरी सालों में हम अपने आप को यतीम महसूस करते थे। अब यकीन करीब में, आई स्वेयर, ये मेरी आवाज नहीं है, ये फलस्तीनी अवाम की आवाज है। यतीम महसूस करते थे। हम अपने आप को यतीम समझते थे काफी अरसा, लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं इमरान खान साहब का किरदार, और ये जो पाकिस्तान का दबंग वजीर खारजा, दबंग वजीर खारजा, वजीर खारजा, और ये जो दिलेर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जी, इन दोनों का किरदार देख के अब शायद हमें जिंदगी दोबारा वापस मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं सारी कौम को ये भी, जलाल एक चीज एक लम्हे के लिए रोक रहा हूँ, वो क्लिप दिखाता हूं जो CNN को इंटरव्यू देते हुए, जिसको आपने दबंग कहा वजीर खारजा को, जो उन्होंने यानी कि सारी दुनिया के मीडिया को एक जवाब दिया कि वो फलस्तीन के ऊपर खामोश रहे। क्या कहा उस इंटरव्यू के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब का, ये जुमला जरा सुनिए। जलाल भाई, ये जो आपने लफ्ज सुने और उसके बीच में कह कहा था बड़ा जूम आईनी किस्म का, ये सारी दुनिया के अंदर मीडिया कंट्रोल कर रहा है इजराइल, और इस तरह से कंट्रोल कर रहा है कि फलस्तीन की एक झलक नहीं दिखाई CNN ने। बिल्कुल इस पूरे सिनेरियो के अंदर BBC ने भी वॉश आउट किया। क्या कहेंगे? आपने कह तो दिया दबंग स्टाइल, लेकिन और क्या उम्मीद है फलस्तीनियों को पाकिस्तान से? फैसल साहब, आप मुझे जरा ये बताइए, जो अंदाज शाह महमूद कुरैशी साहब का था कल CNN इंटरव्यू में, आप मुझे जरा ये बताइए कि किसी वजीर खारजा का, पूरे दुनिया में किसी वजीर खारजा की हिम्मत है ऐसा करने की? भाई असल में इमरान खान और हमारे वजीर खारजा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के उस अहकामात पे अमल दरामद कर रहे हैं जो मैंने आपको भी सुनवाए थे कि कायद आजम ने क्या कहा, ये नाजायज रियासत है और पाकिस्तान इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा। मुस्लिम उम्मा के पीछे इजराइल का क़याम, ये एक खंजर घोपा गया है। तो कायद आजम जो कहेगा इमरान खान भी वो कर रहे हैं अपने अंदाज में, और दबंग स्टाइल के अंदर कुरैशी साहब भी यही कर रहे हैं। जलाल साहब से राब्ता बहुत बहुत शुक्रिया जलाल साहब। इंशाल्लाह आपसे बार बार राब्ता होगा। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा लगता है जब आपके हुक्मरान इस लाइन पर काम कर रहे हों जो बाबा कौम फरमा गए, और जो वो फरमा गए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इमरान खान उसको फॉलो कर रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तानियों को अच्छा लग रहा है बल्कि फ़लस्तीनियों को भी अच्छा लग रहा है। इस सारे सिनेरियो के अंदर एक बहुत अहम किरदार है सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बनाने वाला, मुस्लिम उम्मा के ऊपर गहरी नज़र रखने वाला। इस वक्त हुकूमत में भी शामिल हो गए हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपने गुफ्तगू सुनी होगी, एक फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट है जिनसे मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान में उन्होंने तालीम हासिल की थी। बहुत अच्छे अल्फाज उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, हमारे वज़ीर ख़ारजा कुरैशी साहब के लिए बहुत अच्छे अल्फाज अदा किए। इस सारे मंजरनामे को आप देख किस तरह रहे हैं? किस तरह से मुस्लिम उम्मा को टिल्ड करना चाहिए, फ़लस्तीनियों के लिए रिजल्ट निकालने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? ताहिर अशरफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब का जो एक विजन और सोच है कि मुस्लिम उम्मा अगर सारी मुत्तहद हो जाए और हम एक नुक्ते के ऊपर किसी पर भी जब जमा हो जाएंगे तो फिर हमें अपने मसाइल के मामले में कोई परेशानी नहीं रहेगी। सही है। ये जो इस वक्त हुआ है फ़लस्तीन में, इसने इस बात को साबित कर दिया कि अगर मुस्लिम उम्मा के चंद बड़े ममालिक जो हैं वो सर जोड़कर बैठ जाएं और फैसला कर लें कि हमने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को अब खत्म करवाना है, तो ये काम हो सकता है। अच्छा, आप देखें, एक तरफ सऊदी अरब, मिस्र, अपना कुवैत, बाकी इस्लामी ममालिक जो हैं उन्होंने किरदार अदा किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की, ट्यूनिस, इनको आप देखें तो ये बात कतर है। इसी तरह ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि जब भी हम कोई काम मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में करेंगे और नीयत भी ठीक होगी तो अल्लाह की मदद भी आएगी। वो इसराइल जो तमाम तर वसाइल से लेस था वो फ़लस्तीनियों के पत्थरों और गुलेलों के आगे हार गया है। ये जंग बंदी नहीं हुई,
ये शिकस्त हुई है इसराइल की और फतह हुई है मजलूमों की। उन शुहदा का खून कल जुम्मे के दिन नमाज के वक्त उन्होंने दोबारा आंसू गैस चलाई है सर, सारी दुनिया ने देखा है। मस्जिद अक्सा के अंदर आंसू गैस चलाई और इतनी जलाई कि वो नमाज डिस्टर्ब हो गई। बात ये है, इसी से आप अंदाजा लगा लेना कि वो सीज फायर करने ना जाते अगर उनको नुकसान ना हो रहा होता। अगर मुस्लिम दुनिया का रद्द अमल और मुस्लिम दुनिया से हट के मैं कहता हूँ आलमी अमन चाहने वालों और इंसाफ पसंदों का रद्द अमल, क्योंकि अच्छा एक चीज समझाएं, आप बहुत जबरदस्त समझाते हैं। ये बताएं कि रिसेंटली कई सारे मुस्लिम ममालिक ने इजराइल को तस्लीम कर लिया। यूएई के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर इश्तिहारात लगे हुए हैं, बल्कि मैं कहूंगा इश्तिहारात दिखाएं भी, जिसके अंदर चलो चलो इजराइल चलो घुमाने वाले नारे हैं जो पाकिस्तान में लगा करते थे कि टूरिस्ट के लिए बेहतरीन पैकेजेस के अनाउंसमेंट्स हैं। ओमान को देखें, यूएई को देखें, खामोश है, सन्नाटा है। सऊदी अरब का भी किरदार खुलकर सामने तो नजर नहीं आया कि सारे मामले में कहा है। कोई ऐसा बयान तो नहीं आया कि जिसके अंदर वो फलस्तीनियों के साथ खड़े हुए हो दबंग अंदाज में, जिस तरह से भी एक फलस्तीनी जर्नलिस्ट पाकिस्तान के हवाले से कह रहे थे। ये खामोशी क्यों है अरब ममालिक में? पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं, मेरा ख्याल है आप तो बड़े बाखबर हैं, सबसे पहला जो कदम उठाया गया था इस हवाले से वो सऊदी अरब की दरखास्त पे OIC के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास था। लिहाजा ये कहना कि सऊदी अरब जो है वो खामोश रहा, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि माजी की निस्बत इस मरतबा सऊदी अरब ने बहुत फ्रंट पे आके फलस्तीन के मसले के ऊपर अपना किरदार अदा किया है। और कल रात भी जो खातमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की फलस्तीन के सदर से बातचीत हुई है महमूद अब्बास साहब से, वो बड़ी हौसला अफजा है। बाकी भी देखें, पाकिस्तान का एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हम अपने दोस्त ममालिक की खारजा और दाखिला पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करते। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ इसराइल ने किया है इन अय्याम में, जो अगर लोगों के दिलों में या दिमागों में या फिक्र में अगर कहीं इसराइल से ताल्लुकात बनाने का था भी, तो अब कम से कम ये 200-250 जो शुहदा है और ये जो खून बहा है और ये जो कुर्बानी हुई है, वो तसव्वुर लोगों के दिलों से भी खत्म हो गया है। दुनिया के सामने इसराइल की जारहियत और उसका जुल्म और सितम और उसकी बर्बरियत सामने आ गई है। और वो लोग जो जिनका ये ख्याल था कि यार ताल्लुकात बना के मुमकिन है 2 रियासती हल निकल आए या कोई अमन की तरफ रास्ता चले जाए, उनको नाकामी हुई है। उनको ये बात वाज़ेह हो गई है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसराइल अपनी जारहियत और अपने जुल्म और सितम से बाज नहीं आने वाला। माशवा इसके कि उसको उम्मत मुत्तहिद होके ऐसा जवाब दे जैसे अभी हुआ है। और ये कहना कि इसराइल मुकम्मल बाज आ जाएगा, नहीं, इसराइल मुकम्मल बाज नहीं आएगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, बहुत जबरदस्त आपने एक्सप्लेन किया, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ऐसे इम्कानात हैं कि मुस्लिम रियासतों के सरबराहान कोई कॉन्फ्रेंस करें और एक पेज पर आकर अमेरिका से मुतालबा करें कि वो इजराइल को बाज रखे और इस मसले के हल के लिए रुकावट न बने अक़वाम मुत्तहिदा में, या इसको हल करने के लिए अपनी कोशिशें आगे बढ़ाए? क्या मुस्लिम रियासतें ये कर सकती हैं? 57 मुस्लिम रियासतें, ऐसा कोई मामला है? सऊदी अरब लीड ले सकता है इसके अंदर? पाकिस्तान ले सकता है? देखिए, इस मामले पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं, पाकिस्तान है, मिस्र है, सऊदी अरब है, कतर है, तुर्की है, और आज का जो अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो बयान है उससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि अमेरिका को भी ये बात समझ आ रही है कि अब मामला उस तरह नहीं चल सकता। जो हमारा मुतालबा है एक आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत अल-कुद्स शरीफ जिसका दारुल खिलाफा हो। आज अगर आपने देखा हो, अब से थोड़ी देर पहले जो बाइडेन का बयान आया है उसमें इसको दोहराया गया है कि इस मसले का हल 2 रियासती है, यानी फलस्तीनी रियासत का क़याम जो है उसको अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी आज कहा है। तो मैं समझता हूँ अब ये मसला दबेगा नहीं, इंशाअल्लाह ये आगे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना ताहिर अशरफी साहब। कि जब तक सऊदी अरब, पाकिस्तान, टर्की, मलाइशिया, कुवैत, ये चंद ममालिक आगे नहीं बढ़ेंगे तो छोटे मुस्लिम ममालिक पीछे नहीं आएंगे और एक नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, उस पर आके खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीन से मुताल्लिक 2 टोक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें कहीं पर टिल्ट वाला नहीं है। और जो 2-4 जुगादरी बैठ के सोशल मीडिया पे और टीवी प्रोग्राम्स के अंदर दूसरी राय देते हैं, उनको भी बाज रहना चाहिए, क्योंकि कौम को उनकी बात मज़े की नहीं लग रही।
अब आते हैं दोबारा पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले के ऊपर, जो कहा जा रहा है कि महंगाई है, सनतों से मुताल्लिक है। इमरान खान साहब कह रहे हैं मईशत को ठीक करने वाला मामला कह रहे हैं। मेरे साथ मियां जाहिद हुसैन साहब भी मौजूद हैं, और जो कि नेशनल चेयरमैन है नेशनल बिजनेस ग्रुप के, और कोकब इकबाल साहब भी मौजूद हैं, जो कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं। कोकब साहब, आपसे बात शुरू करता हूं। ये महंगाई पर काबू पाने वाली आपकी कैंपेन, आपने कहा वजारत बना दें, महकमे बना दें, वो अपने तौर पर काम करेंगे, पकड़ेंगे, सजाएं देंगे, जो बीच में वाला बंदा है जो ज़्यादा कमीशन ले रहा है उसकी तोड़ मरोड़ कर देंगे, मसला हल कर देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी एक बात इमरान खान ने मान ली। उन्होंने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। अब अगला स्टेज क्या है, किस तरह काबू करने के लिए आपने आगे बढ़ना है? कोकब साहब देखिए, जब इमरान खान साहब ने ये बात मान ली है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ इक़दाम करने की जरूरत है, और इसी तरह स्टेट बैंक के जो गवर्नर, वो अभी जो हमारे वफाकी वजीर हैं वज़ारत शौकत तरीन साहब, उन्होंने भी ये कहा कि ये जो है मसला, इसके लिए आड़ती को यानी मिडिल मैन को वो फारिग करना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है वो कभी वजारत खजाना करेगी, कभी वजारत जो तामस करेगी, कभी कोई और वजारत करेगी। इसके लिए जो मैंने कहा, और मैं आपने भी इससे इत्तेफाक किया कि एक वजारत होनी चाहिए। बहुत सारी वजारतें तो बनी, एक वजारत और एक वजीर और एक गाड़ी और एक झंडा और एक घर और एक ऑफिस, और वो महंगाई पर काबू पाने के लिए काम करेगी, ये कह रहे हैं आप? जी, उसके साथ, क्योंकि जब वो वजारत बनेगी तो वन विंडो ऑपरेशन होगा, और उसको बाकायदा फुली इख्तियारात देने चाहिए, ताकि मैं आपके इस पॉइंट पर राय ले लेता हूं मियां जाहिद हुसैन साहब से। जाहिद भाई, आप सारी चीज़ों को देखते हैं, आप पॉलिसीज़ को देख रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक के मामला को देख रहे हैं, नए वजीर ख़जाना आ गए हैं, बड़े दबंग अंदाज के अंदर उन्होंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं महंगाई है सबसे बड़ा मसला, अल्लाह करे कि इसको हल करने के लिए कुछ एफर्ट हो, जैसे तरीन साहब कह रहे हैं। आपके नज़दीक अब पाकिस्तान की नेक्स्ट 2.5 साल की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? शौकत तरीन साहब के पास कौन कौन से मसाइल को हल करने के लिए एफर्ट करने की जरूरत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर, और उसके बाद जो आपका सवाल है, देखें बात यह है कि महंगाई पूरी दुनिया में, हम पता नहीं क्यों नए तरीके इन्वेंट करना शुरू कर देते हैं, हम व्हील को नए सिरे से इन्वेंट करते हैं। पूरी दुनिया में महंगाई को कंट्रोल किया जाता है सप्लाई और डिमांड के हिसाब से, और पूरी हुकूमत के पास तखमीने होते हैं कि जी हमारी डिमांड अगले सीजन में फलां आइटम की, फलां चीज की कितनी डिमांड हो गई आबादी के लिहाज से, ठीक है, और उससे फिर उसकी सप्लाई को बनाया जाता है। अगर सप्लाई चेन आपकी ठीक है या थोड़ी सरप्लस है तो किसी चीज की कीमत बढ़ नहीं सकती। सिंपल सी बात है कि अगर आपकी फैक्ट्री में 50-60 रुपए किलो चीनी है और सप्लाई अबंडेंट है, तो उसका और डिमांड के मुताबिक है, तो उसका मतलब है कि उसकी कीमत बढ़ने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन जाहिद भाई, ये फार्मूला हमारे पास थोड़ी चलेगा। नहीं, पाकिस्तान में फार्मूला इसलिए चलेगा, पाकिस्तान में कराची में हुकूमत कहती है 1 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं, कराची में तो 3.5-4 करोड़ लोग रहते हैं, तो आबादी के हिसाब से अगर टमाटर लेकर आएंगे तो यहाँ तो महंगे हो जाएंगे। तो ये फार्मूला यहाँ कैसे चलेगा? आबादी का ही नहीं पता है यहाँ पे लोगों को टोटल लोग कितने रहते हैं पाकिस्तान में। मैं बताता हूँ आपको, पूरी दुनिया में इसका भी बंदोबस्त रखा जाता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आमतौर पे ये सेंसस के मसले होते हैं, और उसके लिए उन्होंने बंदोबस्त रखे हुए होते हैं कि आप जो भी डिमांड, एक तो होती है आपकी सेंसस के हिसाब से होती है, और एक आपको एक्चुअल भी आप देखते हैं कि जी एक्चुअल आपको, जैसे मुझे और आपको पता है कि कराची की आबादी 3 करोड़ है, तो क्या पीटीआई और इमरान खान को नहीं पता होगा? इमरान खान साहब ने भी 2 हैट्स पहने हुए हैं, और एक वो वजीर आजम भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान में सबसे बड़े शहर में 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, जस्टिस गुलजार साहब। तो अवामी लीडर अगर इमरान खान है तो उनको ये पता है कि कराची की आबादी 3 करोड़ है, ठीक। वजीर आजम की हैसियत से उनको पता है कि कराची की आबादी 1.5 करोड़ है। तो बात यह है कि वो दोनों हैट्स उनको यूज करने होंगे, और ये देखना होगा कि हमारी आबादी कितनी है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, इन चीजों को ठीक करें। दूसरी बात, जो कोकब साहब ने भी एक बात की, देखें इसके साथ साथ एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का जहाँ तक प्राइसिंग का ताल्लुक है, जो ये मिनिस्ट्री कह रहे हैं ना, ये महंगाई की मिनिस्ट्री होनी चाहिए। इनफैक्ट ये मिनिस्ट्री एक होनी चाहिए कॉस्टिंग की, और ये जैसे एक मिनिस्ट्री और कॉस्टिंग की। अरे यार जाहिद भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी मिनिस्ट्री।
मेरी सुन लीजिए, जो एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कॉस्टिंग करे हर चीज की, जिसमें टेक्सटाइल की भी करे, एक्सपोर्ट रिलेटेड आइटम्स की भी करे, बिजली की भी करे, हर चीज की उसके पास कॉस्टिंग का इख्तियार होना चाहिए और अथॉरिटी होनी चाहिए और वो अपना अवार्ड दे कि भाई ये चीज जो है इसका ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये इसकी कॉस्टिंग है। बहुत अच्छा तो उससे ये होगा कि ये काउंटर उसको चेक कर सकेगी गवर्नमेंट, और उसके पास एक अपना इंटरनल उसका एक मैकेनिज्म होगा कि चीजों को वो चेक कर सके। बिल्कुल सही कॉकर साहब, ये बहुत अच्छा मशवरा दिया है। मैं जाहिद भाई इनसे ले लूं, चंद सेकंड बाकी रह गए प्रोग्राम के। आपने एक कैंपेन चलाई हुई है कॉकर साहब, बाइकआउट की एक बार फिर, वो कैंपेन कैसी चल रही है? मुर्गियों को ना खरीदें, मुर्गी का गोश्त ना खाएं, बाइकआउट करें, ये प्राइस कम आ जाएंगे, 500 से 150 पे आ जाएंगे पर केजी या 250 पे आ जाएंगे। जी देखिए, बात ये है कि एक तो अभी हमने जो तज्जिया किया उसका जी, उसमें एक बीमारी भी आ गई है। जैसे पहले मुर्गियों में बीमारी आ गई है, मुर्गियों का गोश्त ना खाया जाए, ये मुर्गी का गोश्त ना खाएं क्योंकि इससे सेहत भी खराब हो रही है। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि जो एक इस्तादात से ज्यादा यानी लोग अफोर्डेबल ही नहीं है कि वो मुर्गी खरीद सकें। ये जो मुर्गी है वो मुर्गी और अंडे, आप ये देखिए कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे उसके रेट आ गए, और इसमें कौन है? वो इसे पूरा माफिया है। ये जो पोल्ट्री एसोसिएशन और पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं वो बड़े बड़े इसमें सनतकार इसमें हैं, और मैं समझता हूँ कि ठीक है कारोबार करना चाहिए, मगर उसके मुनाफे का तयन अभी तक नहीं किया गया कि मुनाफा कितना, उनकी लागत कितनी आती है और वो कितना मुनाफा कमा रहे हैं। क्या किसी को यह हक है कि वो 100% मुनाफा कमाए? क्या किसी को यह हक है कि 50% मुनाफा कमाए या 200% मुनाफा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉकर साहब। एक वज़ारत या दो वज़ारतें और बनाई जाएं, लेकिन मामला ये है कि ये अब चीज़ खुलकर सामने आ गई है कि महंगाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन उसके हल के इकदाम ना नए वज़ीर ख़जाना की जानिब से ग्राउंड पर नज़र आए हैं, ना वज़ीर आज़म साहब की जानिब से नज़र आए हैं। चीज़ें महंगी हो रही हैं और जो सनतकार हैं, जो ग्राउंड पर लोग हैं, वो कहते हैं कि नई वजारतें बनाएं और उनको इस्तेकाक दें, वो ये चीज़ें करेंगे। प्रोग्राम ये ख़त्म करो, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल के प्रोग्राम में आप देखेंगे अमेज़ॉन पाकिस्तान में कैसे आ रहा है, उसके स्टेप्स क्या होंगे, और एक पाकिस्तानी मेरे साथ मौजूद होंगे जो टॉप 10 बेस्ट सेलर के अंदर शामिल हुए हैं। उनकी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत, वो कल मेरे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।